अच्छा, रिपोर्ट के लिए मैं आपको ये वाला फॉर्म शेयर करूँगा सबसे पहले। ये खाली फॉर्म होगा वर्ड का। वर्ड सबको यूज़ करना आता होगा। आता है? आपको तो आता है। हाँ यार, इतना यूज नहीं किया पर नॉलेज है। बेसिक तो किया होगा ना? बेसिक कुछ भी नहीं है, बेसिक यूज़ करना है, ठीक है? बेसिक वर्ड है, ठीक है? ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी मैं आपको रिपोर्ट सारी बताता हूँ, कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। उसके 4 पार्ट्स। अच्छा, वो मैट वाला अदनान एक मिनट। ये किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए होना कर सकते हैं या पूरी मतलब किसी कंपनी कंपनी के लिए कोई स्पेसिफिक वर्क कैसे आप कह रहे हैं? ये ऐसे मतलब एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, दूसरी जगह पे ऑयल रिगिंग का काम हो रहा है, तीसरी जगह कंफाइंड स्पेस है, तो इन तीनों को कंबाइन कर सकते हैं एक ही साइड पे बात कर एक रहे ही हैं। साइड। ये मैं आपको बता लिस्टिंग का काम कर रहे ये हैं आपको अभी क्लियर हो जाएगा, ये रिपोर्ट के पहले पार्ट में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये रिपोर्ट के मैथ्स हैं, ठीक है? टोटल अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी मैट नहीं होती तो आप रिपोर्ट में फेल हैं। 100 में से 100 नंबर लाजमी है, लेकिन ये ऐसे 100 नंबर हैं कि लेने वाला आराम से ले सकता है, ठीक है? रिपोर्ट में सबसे पहले एक एग्जांपल रिपोर्ट मैं आपको दूंगा, यानी वो मेरे पास खुली भी हुई है यहाँ जिसको टेस्ट कहते हैं, वो ये रिपोर्ट ही होती है या वो लेदर से होता पे। एक IG1 होती है पेपर, जो आपका पेपर होता है ये सिनेरियो बेस्ड, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स का, ठीक है? IG2 आपकी ये असल में प्रैक्टिकल है। जैसे नॉर्मली आप पेपर देते हैं कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, एक प्रैक्टिकल होता है, एक आपका पेपर। ये आपका वो प्रैक्टिकल है कि आपने फील्ड पे जाके कैसे काम करना है। नॉलेज तो आपको मिल गया, वो नॉलेज इंप्लीमेंट कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। ये एक एग्जाम्पल रिपोर्ट निबोश ने खुद प्रोवाइड की हुई है, ठीक है? इसे आपने भूलना नहीं है। ड्यूरिंग द रिपोर्ट ये आपके पास हर टाइम खुली है। आप इससे पहली बार जब मैंने 2-2.5 साल पहले रिपोर्ट करनी सीखी थी, मैंने इस एग्जाम्पल रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। इसको ये अब मुझे रट गई है बिल्कुल, मुझे एक एक लफ्ज़ इसका पता है किधर क्या लिखा, ठीक है? इसके अलावा फिर आपने ILO और HSE को साथ साथ स्टडी करना है। ये मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहला मैट आपके पास क्या है? सबसे आसान मैट, ठीक है? आसान से मुश्किल होता जाएगा। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। अब आप अपना अपना नाम सजेस्ट करें। मैं यहाँ पे मल्टीपल 2-3 नाम लिखता हूँ ताकि हम फिर उसको कंटिन्यू करें। OGDCL पूरा नाम ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। पहली बार आप नाम पूरा लिखेंगे, ठीक है? OGDCL, ठीक है? ऐसे जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जैसे किसी का है, मैं एक लिख के बताता हूँ, हबीब बैंक लिमिटेड। आगे हम क्या लिखते होते हैं? HBL, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, UBL। जो भी नाम है साथ कोशिश करें एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का फ़ायदा ये होता है कि जब नीचे आप बार बार ये रिपीट कर रहे होते हैं, पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता, आप सिंपल उसका सिर्फ एब्रीवेशन लिख देते हैं। जैसे GMW था, नसर ने पूछा GMW क्या था, तो पहली बार वो क्या था? जनरल वर्कशॉप मैनेजर। इसके बाद आपके पास कहीं भी जनरल वर्कशॉप मैनेजर नहीं लिखा होगा, सिंपल GMW लिखा होगा क्वेश्चन में भी। दूसरा मैट, अच्छा, ये आप नाम जो है ना कोई भी रख सकते हैं। अपना अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो अपने नाम से बेशक बना लें, कोई भी वर्चुअल बोर्ड नहीं चल भी रख सकते हैं आप, ठीक है? वर्चुअल ये नहीं है कि आप लाजमी की ऐसी कंपनी हो कि जो पहले से मौजूद है। इसीलिए आपको कह रहा था चार्जर कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो आप देखते हैं अच्छी कंस्ट्रक्शन की कंपनीज है तो उनके नाम किस तरह होते हैं, लिमिटेड, LTD या इस तरह PVT, जो भी इस तरह होती साथ इस तरह फिर आप रख लें। अली कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हो गया, या इस तरह की मेडिकल फॉर्म है तो उसका अलग से हॉस्पिटल जिस तरह नाम हो, तो इस तरह एब्स्ट्रैक्ट है मतलब। CMH हो गया, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH। फिर ये अयूब मेडिकल लेने की जरूरत तो नहीं जी, तो जाके इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत तो नहीं। ये आपका नॉलेज है।
ये आपकी एक्सपर्टी है। मैं सिंपली ये करता था कि मैं वीडियोस देखता। वीडियोस लाइक अगर किसी बिस्किट की कंपनी में फैक्ट्री बना रहे हैं ना, एग्जांपल करो, रिपोर्ट बना रहे हो, कोई यूट्यूब के ऊपर से बिस्किट की फैक्ट्री को देखो, क्या सारा प्रोसेस क्या है, उसके रास्ते में जो जो मशीनें आती हैं, आप उनके नाम लिख लो, फिर उनके हैजर्ड्स देख लो, फिर उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, उसकी जगह क्या होना चाहिए। इस तरह सीमेंट बनाने की फैक्ट्री है, उसके सारे स्टेप्स देख लो, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी वीडियोस, मतलब इससे ना वीडियो से ये होता है कि आप वर्चुअली जो है ना उस कंपनी के अंदर चले जाते हैं। ठीक मैं है, आपको कुछ उससे बहुत रिपोर्ट्स सारा फायदा आपको बताऊंगा, है। जैसे मैंने अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बनाई हुई है। क्यों बनाई है? क्योंकि मैंने अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स देखा हुआ है। गिलानी मार्ट में ठीक है, बनी हुई देखी वो चीज़ तो वो ज़्यादा अच्छी होती नहीं होती। आप जिसकी क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी है वो अच्छी रिपोर्ट आपने क्रिएट करना है जहन में कि यार एक गैलरी थी, वहां से वर्कर दिन में 10 बार गुजरते हैं, वहां पे पानी गिरा हुआ है, तो वो अक्सर पानी गिरा होता है। एक बार गिरा हुआ एसिड नहीं होता, अक्सर पानी गिरा रहता है। कहाँ से आता है? मैंने एक बार लिखा था कि यार जो बिल्डिंग की एंट्रेंस होती है ना, उसमें जो रैंप है, रैंप के ऊपर लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर रैंप के ऊपर पानी गिरा रहता है। क्यों गिरा रहता है? क्योंकि ऊपर पानी की टैंकी है, वो जब ओवरफ्लो होता है उसका ओवरफ्लो का पाइप इस ऐसी जगह पे है जो पानी आके रैंप के ऊपर लगता है। रैंप के ऊपर मार्बल है, वर्कर स्लिप होंगे। अब ये क्रिएटिविटी है। मैंने सोचा है कि यार ऊपर टैंकी है, टैंकी से पानी, तो आपने ये चीज़ अज्यूम करके बनानी होती है कि हैजर्ड कैसे हैजर्ड। अब सारी कंपनीज को हम विजिट विजिट करना चाहते हैं तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट कर लें, अगर कंस्ट्रक्शन पे कोई रिपोर्ट बना रहे हैं। तो हमने क्या लिखा? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, अभी बैंक लिमिटेड या कोई कॉन्ट्रैक्टर। हमारे पास कौन सा? सलमान डेवलपर्स या ताज रेजिडेंशिया या कोई भी। तो आप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे तो आपका पहला मैट हो जाएगा कंप्लीट। दूसरा भी सिंपल मैट है, साइट लोकेशन, आपकी कंपनी है किधर। अच्छा, अगर कंपनी की 200 ब्रांचेज हैं, एचबीएल की बात कर लें, तो आप किस ब्रांच का लिखेंगे? मेन ब्रांच। मेन ब्रांच। आप इधर बैठे हुए हैं एबटाबाद ब्रांच में, तो आप मेन ब्रांच की जिसकी रिस्क आप असेसमेंट रिस्क कैसे करेंगे? असेसमेंट करनी है, जिस ब्रांच की आप जिधर आप हैं, ठीक है, जिधर आप हेल्थ एंड सेफ्टी, अगर ये स्टील वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके इस्लामाबाद ऑफिस में आप है, तो आप लोकेशन इस्लामाबाद की लिखेंगे, सबकी नहीं लिखेंगे, या हेड ऑफिस की नहीं लिखेंगे। आपने अपनी लोकेशन लिखनी है। आप किधर हैं? किधर हैं आप? इस्लामाबाद, कमा, पाकिस्तान। सिंपल, कोई जरूरत नहीं है हाउस नंबर, ये बिल्डिंग नंबर, वो कुछ भी नहीं, बस सिंपल सिटी और कंट्री, हमारा मैट पूरा हो जाता है। अगला सवाल। अच्छा, इससे कंपनी का साइज पता चलता है। जो ये ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन है ना, कंपनी के बारे में पता चलता है कंपनी क्या है। एग्जामिनर के जहन में, अब आप कोई भी कंपनी बोलेंगे एकदम से मेरे जहन में आ जाएंगे कौन कौन से एजेड यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई ऐसी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो एकदम मेरे जहन में आएगा कि यार वर्क एट हाइट हो रहा है, हाइट पे खड़े होके लोग काम करते हैं, मैनुअल हैंडलिंग हो रही होगी, इक्विपमेंट मशीनरी होगी, व्हीकल्स आ रही होंगी, वहां पे स्लिप एंड ट्रिप होगा, और हैजर्ड्स की टाइप्स आगे मैं बताता हूँ। अगला क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स। सिंपल, आपकी कंपनी कितने वर्कर्स पे मुश्तमिल है? जो उसने एग्जांपल दी है उसके पास एक है गैरेज। गैरेज का मतलब है कि वर्कशॉप, जिसे हम कहते हैं, यूके में गैरेज कहते हैं, अमेरिका में वर्कशॉप कह देते। ठीक है, उसने कंपनी का कहा मेड अप कंट्री, कंट्री का मतलब कोई भी कंट्री हो सकती है। नंबर उसके वर्कर्स 24 है, लेकिन हम 24 वर्कर्स की कंपनी में मोस्टली रिस्क असेसमेंट नहीं करते, एजेड रिड्यूस हो जाते हैं। मैं कहता हूँ 105 वर्कर्स, आप जो भी कह लें। सिंपल नंबर लिखा, आपका ये मैट भी पूरा हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल मैट आ गया, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जनरल डिस्क्रिप्शन के अंदर देखो, वहां पे मैंने स्पेसिफिक किया हुआ है आप वाले उसमें, किसके अंदर हमने क्या लिखना होता है नॉर्मली, क्या लिखा हुआ है? Description of the area to be नहीं नहीं, included उससे is ऊपर वाला मैट। product manufacture, service provided, types of activity, shift pattern, ठीक है, जनरल डिस्क्रिप्शन। अब उसने हमें एक्सप्लेन नहीं किया, product लेकिन हमें पता है इसके अंदर हमने क्या बताना है। कंपनी क्या है, कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कौन सी एक्टिविटीज हैं, कौन सी मशीन्स हैं, और शिफ्ट पैटर्न। 5 चीजें हमने लाजमी लिखनी है। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस पे ले जाए, ऑयल एंड गैस क्या करता है? ओ जी डी सी एल, ओ जी डी सी एल क्या है? ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी है। हाँ जी, और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, एक्सपेक्शन भी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वर्किंग सिंस, कोई भी लिख दो, मतलब आपने छोटी सी डिस्क्रिप्शन 1970, 70s का, थोड़ा सा बस उसके बारे में ये बता दें। 71 1971 प्रोवाइडिंग सर्विसेज, oil cleaning, ऑयल
ऑयल निकालती है, ऑयल एक्सट्रैक्शन करके ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब। कंपनी की डिस्क्रिप्शन आप उधर से भी पढ़ सकते हैं, गूगल से भी। डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड दी होल कंट्री, ठीक है। सिंपल आपने कंपनी की छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी। कंपनी एक्सपेंड कितने एरिया पे है नॉर्मली, अगर इस तरह की कंपनी है। या वर्कफोर्स हमने बता दिया 105। कंपनी इज इन डेजर्ट रीजन। ऑयल एंड गैस कहाँ होती है, डेजर्ट पे होती है, सी पे होती है, ऐसे ही है ना सर, ठीक है। द कंपनी इज इन डेजर्ट रीजन एंड वर्कर्स also have residence within the company premises। आगे आप इसकी अब एक्टिविटीज लिखेंगे। एक्टिविटीज हर कंपनी की अपनी होंगी, आपने एक्टिविटीज लाजमी लिखनी है। यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हर कंपनी में होती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। एक पैराग्राफ दोनों पे आपका होना चाहिए। द एक्टिविटीज एट दिस कंपनी आर, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो यहाँ पे ब्रेकमेंसरी हो रही है, कॉलम कास्टिंग हो रही है, प्लास्टरिंग वर्क हो रहा है, शटरिंग वर्क हो रहा है, मैनुअल हैंडलिंग हो रही है। तो जो भी एक्टिविटीज उस कंपनी पे आपके जहन में हैं या गूगल से आपको मिलती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बहुत सिंपल है, आप सिंपल गूगल पे देखें कंस्ट्रक्शन पे कौन सी एक्टिविटीज होती है, तो आप वो एक्टिविटीज निकाल के लिख सकते हैं। अगर मैं उसकी बात करूं कपड़े की फैक्ट्री की, सिंपल अगर आप कहें कि मैं कपड़े की एक फैब्रिक मिल के कोई भी ले लें, देखिए अब ये एक्टिविटीज हैं, कटिंग, सीविंग, प्रेसिंग, ठीक है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा होती हैं। यही डिस्क्रिप्शन अगर मैं सीधी सीधी उठा के डाल दूँ ना, तो ठीक है, इसमें हमारी एक्टिविटीज़ भी आ गई। जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सिंपल मशीनरीज आपके लिए, आप यहाँ पे मशीनरीज सर्च करके वो मशीनरीज लिख सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में कौन सी मशीनरीज होती हैं नॉर्मली, कौन सी मशीनरीज होती है, डंप ट्रक इस्तेमाल हो रहे हैं, सीमेंट मिक्सिंग मशीन, ग्राइंडर, सकिंग मशीन होती है। हाँ ठीक हो गया, और ड्रिल मशीन होती है, वो जैक हैमर्स होते हैं, क्रेन, वेल्डिंग प्लांट, बिल्कुल वेल्डिंग मशीन, जो भी आपका इक्विपमेंट मशीनरी उस आपकी कंपनी में इस्तेमाल होता है आप वो लिख लेंगे। कंपनी की डिस्क्रिप्शन दी आपने, एक्टिविटीज लिखी, इक्विपमेंट लिखा, और आखिरी चीज क्या है, शिफ्टिंग पैटर्न। शिफ्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट पैटर्न नहीं लिखेंगे तो आप सीधा सीधा फेल है, किसी ने ये लाइन नहीं लिखी वो फेल है। अच्छा, अगर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आता, कंस्ट्रक्शन कंपनी ना होती, तो सिंपल आप कहते हैं कि यार ये कंपनी जो है ये बिस्किट बनाती है, चिप्स बनाती है, चॉकलेट्स बनाती है, जो भी चीज़ें वो बनाती है। या कपड़े की कंपनी है तो आप कहें ये पैंट्स बनाती है, जैकेट्स बनाती है, ये चीज़ें कौन से प्रोडक्ट्स, वो कंपनी के बारे में जानना चाहता है कंपनी करती है, ठीक है। सिंपल आप शिफ्ट पैटर्न क्या होता है, जो एम्प्लॉयज जो होते हैं जिनकी शिफ्ट चेंज करते हैं उसको कह रहे हैं। हाँ कितनी शिफ्ट में काम होता है। शिफ्ट पैटर्न है 8 आवर्स, और रन भी होते हैं, 8 भी होते हैं। सबसे पहले शिफ्ट पैटर्न बताएंगे आप, 1 या 2। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मोस्टली सिंगल शिफ्ट होती है, ठीक है। उसके आवर्स सोच के लिखना है, इस पे पूरे पूरे एजेट बनते हैं, ठीक है, कितने आवर्स की शिफ्ट है। कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ मैं, ये 2 कंपनीज का मैं लिखता हूँ। कंस्ट्रक्शन के लिए द वर्क इज कैरिड आउट इन अ सिंगल शिफ्ट पैटर्न ऑफ कितने आवर्स, 8 आवर्स पाकिस्तान में, स्टार्टिंग फ्रॉम 8-9 जो भी आप लेते हैं, 9 AM टू 4 PM, क्योंकि 8 आवर 4 पे बनते हैं, ये मेक श्योर करना। अब इसमें ऐसे भी फेल हुई थी कि जिसमें उसने शिफ्ट पैटर्न लिखा था, लेकिन जब उसने टाइम आगे लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM टू 6 AM लिख दिया इस तरह, तो वो मुझे मेरे माइंड जो आप कह रहे हैं ये चीज़ें मेंशन करते हैं कि किस वजह से फेल, हाँ मेंशन करते हैं, रिव्यू देते हैं ना प्रॉपर। तो मेरे पास बहुत सारे रिव्यूज हैं। अक्सर एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है, वो ये नहीं देखते, वो कहते हैं क्यों गलती की है, ठीक है। 8 to 4 होगा और 9 to 5 होगा, ठीक है, ठीक है।
अब इसमें ब्रेक और छुट्टी लाजमी मेंशन करनी है. इट इंक्लूड्स या इंक्लूडिंग लिख, तो इट इंक्लूड्स 1 hour Great. lunch break and Friday as a holiday. जब वीकेंड ऑफ है या फ्राइडे हॉलीडे है, 2 छुट्टियां, एक छुट्टी है, कितनी छुट्टी है, जो भी है. अगर मैं किसी और कंपनी के लिए लिखता, गिलानी मार्ट के लिए, दी मार्ट ऑपरेट्स है ना. अब आपकी मर्जी है, पैटर्न वही है जो ऊपर लिखती है. सिंगल शिफ्ट है तो आप क्या लिखेंगे कि 2-2 आवर्स की 2 शिफ्ट है. फॉर एग्जांपल में 2 शिफ्ट है. मार्ट ऑपरेट्स इन 2 शिफ्ट पैटर्न ऑफ कितने आवर्स, 6 आवर्स ईच. फर्स्ट शिफ्ट कब से कब तक है, सेकंड शिफ्ट लिखनी है, फिर आपने कब से कब तक है. समझ आ रही है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है. और छुट्टी दोनों को किस दिन मिलती है, जो भी है. पेट्रोल अब एक और शिफ्ट पैटर्न होता है, पेट्रोल पंप पे जिस तरह पैटर्न है वो 24 आवर्स का होता है, इस तरह की उसके अंदर अब 3-4 शिफ्ट, हॉस्पिटल के अंदर 3 शिफ्ट्स होती हैं नॉर्मली. मतलब इस तरह का पैटर्न. सिंगल शिफ्ट पैटर्न, डबल शिफ्ट पैटर्न और एक होता है स्टैगर्ड शिफ्ट पैटर्न. स्टैगर्ड शिफ्ट पैटर्न वो होता है जिसमें छुट्टी भी मुख्तस नहीं होती. कुछ वर्कर्स को जुमे को छुट्टी मिलेगी, कुछ वर्कर्स को हफ्ते को मिलेगी. हॉस्पिटल्स के अंदर स्टैगर्ड शिफ्ट पैटर्न होता है. स्टैगर्ड शिफ्ट पैटर्न की तरफ आपको जाने की जरूरत ही नहीं है. अस्सलाम वालेकुम. ठीक है, उसके लिए आप क्या, सिंपल सिंगल या डबल शिफ्ट पे अपना काम खत्म करो. सिंगल हो तो ज्यादा बेहतर है. ठीक है, यहाँ ये बात समझ आ गई. यहाँ तक कोई चीज मुश्किल तो नहीं है, बेसिक पार्ट है. ठीक है, क्योंकि जब मैं मुश्किल पे जाऊंगा तो फिर आप फंसोगे. अब जैसे ये एक्टिविटी है, तो हमने एक्टिविटी के मतलब वर्ड्स वगैरह दो है वो हो रही है पूर्व डिस्क्राइब गूगल करना से करके ना, जिसकी आपकी वो है तो गूगल से लेके क्या एक्टिविटी सिंपल सीविंग हो रही है, सिलाई का काम हो रहा है, कटिंग हो रही है, सिर्फ एक्टिविटीज के नाम. तो उनके नाम लिखने हैं, हाँ, पूरा कोई उनको- एक्सप्लेन नहीं करना. ये हमारे पास बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं. ठीक है, ये देखिए हमारे पास टोटल 150 to 200 वर्ड्स में ये पार्ट कंप्लीट करना है. तो हम जितना प्रेस ही करके देखेंगे चीजें पूरी हों और बिल्कुल शॉर्ट हो. मतलब शॉर्ट हाँ, हाँ. जनरल चीजें हो. किसी चीज के डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना, डिटेल में नहीं जाना. डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट. अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने लाजमी करनी है, 1-2 लाइंस की. अपनी बिल्डिंग या जिस जगह पे आप हैं उसके बारे में बताएं. सिनेरियो भी आप देखेंगे इसमें भी वो अपनी बिल्डिंग का हमेशा बताते हैं. आप अपनी बिल्डिंग के बारे में बताएं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी कंस्ट्रक्शन साइट जो है 20 कनाल को स्क्वायर मीटर्स में कन्वर्ट कर ले. सिंपल, मेरी कंस्ट्रक्शन साइट 20 कनाल स्क्वायर मीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है. उसमें क्या क्या है, 10 स्टोरी की बिल्डिंग बन रही है, अंडरग्राउंड पार्किंग है, पहली 2 मंजिलें शॉप्स के लिए हैं, ऊपर वाली मंजिलें फ्लैट्स के लिए हैं, फ्रंट पार्किंग भी और फ्रंट पे एक रोड है. सिंपल, और एक बड़ा वेयर हाउस है. खत्म होगी बात. तो आपने अपनी उस बिल्डिंग को जहाँ पे भी, अगर आप गिलानी मार्ट की बात करता तो मैं कहता यार ये 1000 स्क्वायर मीटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. फ्रंट पे पार्किंग है, पार्किंग के बाद जो है एक स्टेयर वाली एंट्री है, एंट्री के बाद उसके 3 फ्लोर्स हैं. फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर जो है वो ग्रोसरीज के लिए है, अंडरग्राउंड फ्लोर गारमेंट्स के लिए और अपर फ्लोर किचन यूटेंसिल्स के लिए है, जो भी ले. ठीक है, तो आप भी कंपनी की छोटी सी 1-2 लाइन की डिस्क्रिप्शन लाजमी है कि वो कंपनी देखने में कैसी है, उससे उसको अंदाजा होता है क्या है. अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो आप कहेंगे सबसे पहले ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज के बाद हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो उसके अंदर यूनिट्स हैं डिफरेंट. ठीक है, और आखिर में वेयर हाउस है जहाँ पे ट्रक्स आके लगते हैं और अपना प्रोडक्ट उठा के चले जाते हैं. कंपनी की डिस्क्रिप्शन खैर है, गलत भी होगी, मैं ठीक करूंगा, लेकिन आप मुझे साथ साथ बताएंगे, आज ये लिख के ले आएंगे, कल मैं उसको ठीक कर दूंगा. आपकी यहाँ तक रिपोर्ट 100% हो जाएगी. अब नॉर्मली अकेडमीज ये करती हैं आखिर में एक बार देखती हैं. रेलिवेंट इंफॉर्मेशन किस पे जाना. अभी उधर पहुंचा ही नहीं हूँ. अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया टू बी इंक्लूडेड. अब जो आपने ऊपर लिखा है कंपनी में ये एरियाज हैं, अब वो कहता है आप किस एरिया की रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं. जो आपका सवाल था कि अगर वहां पे ऑयल रिग भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, ये भी है, वो तो आपने ऊपर 1-2 लाइनों में बता दिया वहां पे क्या क्या है. आप किसकी रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, अब आप यहाँ पे बताएंगे एरिया. ठीक है, एक्टिविटी नहीं, कौन सा एरिया. आप कहते हो कि यार मैंने ऑयल रिग एरिया की रिस्क असेसमेंट करनी है, या मैं कहता हूँ कि मैं दिस रिस्क Assessment is about will cover us 2 floors
एंड अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया। तो आप अपनी रिपोर्ट के अंदर से तुम्हारा फोन आप अपनी रिपोर्ट के अंदर से एरिया डिफाइन करेंगे, आप किस एरिया की रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। ये चीज़ समझ आ गई है, ठीक है। नॉर्मली सारी कंपनी के एरियाज लेकिन स्पेसिफिक कर दिया। अब ये देखें एग्जांपल रिपोर्ट में उसने क्या लिखा है, माई रिस्क असेसमेंट विल कवर गैरेज एंड स्प्रे बूथ एक्टिविटीज, ठीक है। द ऑफिस एरिया एज सेपरेट रिस्क असेसमेंट, कि गैरेज और स्प्रे बूथ वाला जो एरिया है उनकी मैं रिस्क असेसमेंट करूंगा, ऑफिस एरिया के लिए सेपरेट रिस्क असेसमेंट है। तो आप भी अपने एरिया में से थोड़ी सी चीजें छोड़ दो, बोलो उनकी रिस्क असेसमेंट अभी हो नहीं सकती या जो भी रीजन, और मैं इस एरिया की रिस्क असेसमेंट करूंगा। अच्छा, एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अब्दुल रब, इसमें आप वो कह रहा है कोई भी और चीज आप जो बताना चाहते हैं। इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज बताते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी। नॉर्मली सीनियर हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर, या आप तुम कह लो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर को छोड़ो, टाइम मैनेजर या कोई भी, आप यहाँ पे डेजिग्नेशन एक डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर एक लिस्ट है डेजिग्नेशन की। आप यहाँ पे डेजिग्नेशन प्रोवाइड करेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। नॉर्मली मैं लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट हो तो सीनियर HSE सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट कंस्ट्रक्शन साइट। लाजमी नहीं है रिस्पॉन्सिबल यही होगा, लेकिन मेजर रिस्पॉन्सिबल ये है। इसके साथ दूसरों की भी, हर मैनेजर, हर बंदे की, सुपरवाइजर की, हर किसी की जिम्मेदारी है। लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया का है, रिस्क असेसमेंट आपने 2 फ्लोर की दे दी। अगर हम पीछे ये हैजर्ड लिखेंगे तो उसमें यही 2 फ्लोर, दो, हाँ, इससे आगे नहीं जा सकते ना। अगर थर्ड फ्लोर पे चले गए तो यहाँ पे इसको तीसरा फ्लोर भी डाल देना, ऊपर चेंज कर लेना। तुम्हारे हाथ में है कंपनी, जब तक तुम उनको नहीं दे देते सब कुछ तुम्हारे हाथ में। तो चीजें लेकिन कनेक्ट करो। अब यहीं पे लोग, तुम्हें पता है, मार खाते हैं जो खुद नहीं बनाते ना, उधर से कॉपी किया, उधर से कॉपी किया, ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन नीचे वाली को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती। अब एग्जामिनर को ये बात पता चल गई रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, फिर वो कोशिश करेगा कहीं से मैं इसको फेल करूं, क्योंकि ये बंदा ठीक जेन्युइन नहीं। लेकिन आप ऊपर नीचे सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऊपर आपने लिखा है कि यार 6 घंटे की शिफ्ट है, नीचे जाके आप लिखते हो ज्यादा वर्क करवा रहे हैं, वर्किंग आवर ज्यादा है, ये तो गलत बात है। ऊपर आपने लिख दिया 6 घंटे की शिफ्ट है, तो फिर इसका मतलब है ठीक है वर्किंग आवर। लेकिन अगर यहीं पे आप लिख दो कि 12 घंटे या 13 घंटे काम हो रहे हैं, तो नीचे आप कह सकते हो मेंटल हेल्थ का एजेड है, क्योंकि वर्कर से 13 घंटे काम कराया जाता है। तो हमने चीज़ों को कनेक्ट लाजमी करना है। अच्छी रिपोर्ट और गंदी रिपोर्ट में यहीं पे आके फर्क आता है, आप चीज़ें कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया टू बी इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट हो गया। यहाँ पे हमने लिखना है जिम्मेदारी किसकी है। इसके साथ हम कंपनी की कुछ सर्टिफिकेशन डाल देते हैं। कंपनी हैज मेंबरशिप ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये खुद से लिख सकते हैं, आगे फ्लो पे मेंशन कर दें, इसके लिए कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। खुद से मतलब कोई स्पेसिफिक देखो ना, देखो यार मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे या ऑयल रिग पे काम कर रहा हूँ, उनके पास क्या क्या चीजें होती हैं नॉर्मली। कोई कंपनी अच्छी खोलो, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ो, तुम कहोगे यार ये वाला मैं अपनी कंपनी के डाल दे तो इनके पास ये है। अच्छा, ये वाला पार्ट हम कल करेंगे, ये वाला, ये जरा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है, ठीक है। नीचे जाते हैं, ये आपको आज आ गया ये वाला पार्ट आगे। ये आप अभी से लिख लोगे तो एक तो आपकी तैयारी हो जाएगी, दूसरा आप सिंपल आपने लिखते हैं मोरल, लीगल, फाइनेंशियल, ये हेडिंग्स हैं, ठीक है। इनके अंदर 4-4, 5-5 लाइंस में आपने एक्सप्लेन करना है। और हाँ, इसके साथ ये एग्जांपल रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ ना, इसमें लिखा हुआ है, इसको देखें, ये लिखा हुआ है। इसमें से आप अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करें दोबारा से और उसको वहाँ पे लिखते हैं, आपका ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, इस वाले से रिपोर्ट्स, एग्जांपल रिपोर्ट से लिखना, स्लाइड्स वाला नहीं लिखना, ये वाला। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई लाजमी करना, ठीक है।